चलिए दोस्तों, आज एक और एसएमई आईपीओ का एनालिसिस करते हैं जिसका नाम है प्रनिक लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। और आज यानी 10 अक्टूबर 2024 को ये आईपीओ ओपन हो रहा है। दोस्तों, इस आईपीओ के द्वारा 29,18,400 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए हैं कंपनी ने, जिसमें से 1,61,600 इक्विटी शेयर्स तो उन्होंने कहा है कि भैया ये तो हमने मार्केट मेकर्स के लिए रिजर्व कर लिए हैं, और 27,56,800 शेयर जो हैं वो पब्लिक के लिए हैं। उसमें से कुछ क्यूआईबी के लिए भी हैं, कुछ शेयर्स उन्होंने कहा कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी हैं, और जो रिटेल पोर्शन है वो है 9,66,400 शेयर्स का। दोस्तों, इसका जो प्राइस बैंड है वो 73 रुपीज़ से 77 रुपीज़ पर शेयर है, और इसका लॉट साइज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 1600 शेयर्स है। यानी आपको अगर इस इन्वेस्टमेंट करना है इस आईपीओ में तो 1,23,200 रुपये आपको इन्वेस्ट करने होंगे। दोस्तों, इस तरह से इसका जो इशू साइज है वो 22 करोड़ 47 लाख रुपए है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 10 अक्टूबर को खुल रहा है और 14 अक्टूबर 2024 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, ये जो कंपनी है उन्होंने कहा है कि भाई हम पैन इंडिया में काम करते हैं, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं, हम एक कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं और बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउस की सर्विस है, मटेरियल हैंडलिंग है, फ्रेट फॉरवर्डिंग है। दोस्तों, कंपनी ने ये भी बताया है कि हम बहुत सारी जो भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो रिटेल कस्टमर ड्यूरेबल हो, टेलीकॉम हो, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, हम सब तरह की कंपनी को भैया ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों, कंपनी ने यह भी बताया कि भैया हमारे पास कमर्शियल व्हीकल की पूरी फ्लीट है, और यह भी बताया कि हमारे पास 86 व्हीकल जो हैं वो हमारे अपने हैं भैया। कंपनी ने यह भी बताया है कि 30 वेयर हाउसेज हैं हमारे पास जगह जगह, और ये सारे वेयर हाउसेज हमने लीज पर ले रखे हैं। दोस्तों, इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में है। कंपनी ने कहा है कि भैया ये जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है इट इज ओन्ड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, लेकिन अभी हमने इसको सब लीज बेसिस पर ले रखा है। कंपनी का एक और ऑफिस है रांची में, वो भी उन्होंने लीज पर ले रखा है। दोस्तों, मैंने देखा इनके आरएसपी में कि भैया बहुत सारी जगह पर अधिकतर ये जो स्टेट्यूटरी कंप्लायंसेज होती हैं, जीएसटी की, ईएसआई की, और भी बहुत सारी, वो अधिकतर जगह पर ये नॉन कंप्लायंट है। यानी इन्होंने फाइल तो करी भैया डिटेल, लेकिन बहुत ही लेट फाइल करी उन्होंने। चलिए दोस्तों, इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं। कंपनी ने बताया कि भैया 2022 में जो हमारा रेवेन्यू था वो था 33 करोड़ 47 लाख, और वो बहुत तेजी से बढ़ा। दोस्तों, कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ की, और 2023 में कंपनी की जो ग्रोथ थी वो लगभग डबल हो गई, 60 करोड़ 53 लाख रुपए का उन्होंने रेवेन्यू किया। लेकिन 2024 में ये मार्जिनली यानी करीब करीब 10% और बढ़ा, और 66 करोड़ 84 लैक्स हो गई इनकी रेवेन्यू मार्च 2024 में। दोस्तों, जो प्रॉफिट था कंपनी का वो 2022 में मात्र 32 लाख रुपए था, वो 2023 मार्च में बढ़कर 93 लैक्स यानी 1 करोड़ से भी कम रहा, लेकिन फिर ये 2024 में बढ़कर 4 करोड़ 7 लाख रुपए हो गया। तो दोस्तों, ये जो प्रॉफिट यानी पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो तेज गति से इनका बढ़ा है। तो मैंने देखा कि भाई जो पैट का मार्जिन है वो 0.94% से लेके 6.08% तक बढ़ गया है। इसी के अलावा EBITDA जो है दोस्तों वो तो 2.92% से लेके 13.98% तक बढ़ गया है इन लास्ट जस्ट 2 ईयर्स। दोस्तों, इसके अलावा कंपनी ने जून 2024 की भी डिटेल दी है, और वो भी जो फाइनेंशियल्स हैं और प्रॉफिट है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि भैया कंपनी हमसे जो ये आईपीओ में फंड ले रही है उसका भैया यूज़ कैसे करेंगे। तो कंपनी ने कहा है कि भैया देखिए, हम 80 लाख रुपए तो टेक्नोलॉजी में हम यूज़ करेंगे, और टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने कहा कि भैया हम डेवलप करेंगे एक लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट ऐप। मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि डिजिटल होना सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और कंपनी अगर ये लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट ऐप बना रही है तो मैं समझता हूं इस ऐप से कंपनी का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा, उनके जो कस्टमर्स हैं उनको भी शायद वो अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे। दोस्तों, एक और ऑब्जेक्ट बताया कंपनी ने इस फंड को यूज़ करने का। उन्होंने कहा कि भैया 2 करोड़ 20 लाख रुपए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करेंगे, और कंपनी ने ये कहा है कि देखो, हम एक वेयर हाउस यूनिट जो है अहमदाबाद में वो हमने ऑलरेडी किराए पर ले ली है,
और वहाँ अब हम इसको क्रिएट कर रहे हैं ताकि एफिशिएंट और टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हो सके और जिससे हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका भैया जो सेटिस्फेक्शन लेवल है एक दूसरे ही ऊंचाई लेवल पर पहुंच सके और हमारी जो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये भी इम्प्रूव हो जाएगा इससे, इस खास तौर से इस रीजन में। तो ये कंपनी ने कहा है कि भैया ये जहाँ पर हमने ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी ले ली है अहमदाबाद में, वहाँ पर हम ये कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। भैया बहुत अच्छी बात है, आपका एरिया बढ़े, आपकी ग्रोथ हो। दोस्तों एक और यहाँ पर कंपनी ने अपना पर्पस बताया है, ऑब्जेक्ट बताया है। उन्होंने कहा कि भैया हमारी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 12 करोड़ रुपए बढ़ गई, वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। बट दोस्तों जब मैं इसका आरएचपी देख रहा था और मैं देख रहा था जहां उन्होंने अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की है, तो उन्होंने बताया कि भैया यहां पर हमारी वर्किंग कैपिटल कुछ बढ़ नहीं रही है, हमें कोई ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ रही बल्कि और घट गई। कैसे, मैं बताता हूं दोस्तों आपको। कंपनी ने कहा कि भैया देखो हमारी 30 जून 2024 को जो टोटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो 26 करोड़ 5 लाख के लगभग थी और हम प्रपोज कर रहे हैं कि 31 मार्च 2025 को जब तक हम ये पूरा पैसा यूज़ कर लेंगे हमारी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो घटकर रह जाएगी 25 करोड़ 64 लाख, यानी दोस्तों 26 करोड़ 5 लाख से मार्जिनली। और उन्होंने कहा है कि भैया ये तो कम हो जाएगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा यार ये तो 12 करोड़ रुपए तो कंपनी और मांग रही है, कह रही है कि हमें भैया वर्किंग कैपिटल की नीड है और यहाँ कह रहे हैं कि भैया वर्किंग कैपिटल हमें और कम ज़रूरत होगी, तो ये क्या है। तो मैंने देखा दोस्तों कि यहाँ इन्होंने कहा कि भाई हमारी जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो रिड्यूस हो जाएगी 14 करोड़ 32 लाख से, जो 30 जून 2024 को थी हमारी हो जाएगी 31 मार्च 2025 को केवल 9 करोड़ 60 लाख रुपए। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि मुझे जो समझ आया, जो पर्पस है वो वर्किंग कैपिटल नहीं बल्कि प्रीपेमेंट या रीपेमेंट ऑफ लोन है। वर्किंग कैपिटल तो यहाँ कंपनी की जो बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट यहाँ पर दिखाई दे नहीं रही है। तो अब चलिए, एक तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा ये बोरिंग जो है 4 करोड़ 72 लाख रुपए से ये इन्होंने दिखा दिया कि भैया घट जाएगी, लेकिन भैया आप तो मांग रहे हो 12 करोड़ रुपए, तो और कहाँ लगाओगे। दूसरा रीजन जो दोस्तों मुझे देखने में मिला वो मिला कि जो यूज ऑफ फंड्स है वर्किंग कैपिटल में, वहां पर इंटरनल एक्रूअल में पैसा जो है पहले था 30 जून 2024 को जो भी वर्किंग कैपिटल थी उसमें 11 करोड़ 72 लाख रुपए इंटरनल एक्रूअल से लगा हुआ था। लेकिन अब कंपनी ने कहा कि भैया 31 मार्च 2025 को ये इंटरनल एक्रूअल से जो पैसा हमारा रहेगा यूज फॉर वर्किंग कैपिटल वो केवल 4 करोड़ 4 लाख ही रहेगा। तो अब दोस्तों मुझे ये जरा थोड़ा समझ नहीं आ पाया, हो सकता है यहाँ पर कोई इसका रीजन हो कि ये जो 7 करोड़ 68 लाख रुपए हैं ये कहाँ भैया ख़त्म हो गए इंटरनल एक्रूअल से। और इसीलिए दोस्तों हमने क्या किया, कंपनी के जो लीड मैनेजर हैं उनको एज यूजुअल जैसे हम भेजते हैं, हमने उनको एक मेल भेजी और उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब हम क्योंकि इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं तो ये जो हमारे डाउट्स हैं अगर इनके बारे में आप हमें क्लैरिफिकेशन दे दें तो आपका व्यू पॉइंट भी हम अपनी एनालिसिस में जरूर यहाँ पर रखेंगे, या अगर हमें खुद ही क्लियर हो जाएगा तो हम उस पॉइंट को कुछ जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको बताने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं दोस्तों तब तक हमारे पास कंपनी के लीड मैनेजर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। ये बस मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो 12 करोड़ रुपए कंपनी कह रही है कि भैया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में हम खर्च करेंगे इस आईपीओ प्रोसीड से, वो तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और अगर ये एडिशनल वर्किंग कैपिटल कंपनी को चाहिए ही नहीं तो फिर कंपनी की ग्रोथ कैसे हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा कंपनी ने कहा कि भाई हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए भी अप टू 25% ऑफ ग्रॉस प्रोसीड ऑफ आईपीओ खर्च करेंगे। दोस्तों ये कुछ मेन बातें थी। तो मैं दोस्तों देखना चाहता हूं पास्ट और फ्यूचर किसी भी आईपीओ के लिए। पास्ट में मैं देखना चाहता हूं कि भैया आपने पहले अभी तक जो आपके रेवेन्यू हैं फाइनेंशियल्स हैं वो कैसे हैं, और फिर मैं देखना चाहता हूं कि भैया फ्यूचर में जो पैसा जो फंड आप कलेक्ट कर रहे हो आईपीओ के द्वारा उससे कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी। बस मैं दोस्तों आपको एक बात खास तौर से बता दूं कि मुझे भैया कोई सेबी ने या किसी और ने ऑथराइज नहीं किया कि मैं आपको बता सकूं कि भैया इसमें इन्वेस्ट कर लो
या मत कर लो। मैंने बस जो उनके आरएचपी में लिखा है उसी को देखकर समझकर जो मुझे समझ आया मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसमें इन्वेस्ट करना या न करना पूरी तरह से आपके विवेक पर निर्भर है। आप प्लीज कंपनी का आरएचपी भी देख सकते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में देखिए, पूरा एनालिसिस करिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए कि भाई आपको यहां पर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है तो कितना इन्वेस्ट करना है। ये डिसीजन पूरी तरह से दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड है।